लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 44वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सलीम यहां से कोई 7-8 मील पर डाक बंगले में पड़ा हुआ था। हल्के के थानेदार ने रात ही को उसे सभा की खबर दी और अमरकांत का भाषण भी सुनाया। उसे इन सभाओं की रिपोर्ट करते रहने की ताकीद कर दी गई थी। सलीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी एक दिन पहले अमर उससे मिला था और यद्यपि उसने महंत की इस नई कार्रवाई का विरोध किया था, पर उसके विरोध में केवल खेद था, क्रोध का नाम भी न था। आज एकाएक ये परिवर्तन कैसे हो गया? उसने थानेदार से पूछा, महंत जी की तरफ से कोई खास ज्यादती तो नहीं हुई? थानेदार ने जैसे इस शंका को जड़ से काटने के लिए तत्पर होकर कहा, बिल्कुल नहीं हुजूर। उन्होंने तो सख्त ताकीद कर दी थी कि असामियों पर किसी किस्म का जुल्म न किया जाए। बेचारे ने अपनी तरफ से 4 आने की छूट दे दी। गाली गुफ्ता तो मामूली बात है। जलसे पर तकरीर का क्या असर हुआ? हुजूर यही समझ लीजिए जैसे पुआल में आग लग जाए। महंत जी के इलाके में बड़ी मुश्किल से लगान वसूल होगा। सलीम ने आकाश की तरफ देखकर पूछा, आप इस वक्त मेरे साथ सदर चलने को तैयार हैं? थानेदार को क्या उज्र हो सकता था। सलीम के जी में एक बार आया कि जरा अमर से मिले, लेकिन फिर सोचा अगर अमर उसके समझाने से मानने वाला होता तो ये आगे ही क्यों लगाता। सहसा थानेदार ने पूछा, हुजूर से तो इनकी जान पहचान है? सलीम ने चिढ़कर कहा, यह आपसे किसने कहा? मेरी सैकड़ों से जान पहचान है तो फिर अगर मेरा लड़का भी कानून के खिलाफ काम करे तो मुझे उसकी तंबीह करनी पड़ेगी। थानेदार ने खुशामद की, मेरा ये मतलब नहीं था हुजूर। हुजूर से जान पहचान होने पर भी उन्होंने हुजूर को बदनाम करने में तामुल न किया। मेरी यही मंशा थी। सलीम ने कुछ जवाब तो न दिया, पर यह उस मामले का नया पहलू था। अमर को उसके इलाके में ये तूफान न उठाना चाहिए था। आखिर अफसरान यही तो समझेंगे कि ये नया आदमी है, अपने इलाके पर इसका रोब नहीं है। बादल फिर घिरा आता था, रास्ता भी खराब था, उस पर अंधेरी रात, नदियों का उतार, मगर उसका गजनवी से मिलना जरूरी था। कोई तजर्बेकार अफसर इस कदर बदहवास न होता, पर सलीम था नया आदमी। दोनों आदमी रात भर की हैरानी के बाद सवेरे सदर पहुंचे। आज मियाँ सलीम को आटे दाल का भाव मालूम हुआ। यहां केवल हुकूमत नहीं है, हैरानी और जोखिम भी है, इसका अनुभव हुआ। जब पानी का झोंका आता है या कोई नाला सामने आ पड़ता तो वो इस्तीफा देने की ठान लेता। ये नौकरी है या बला है? मजे से जिंदगी गुजरती थी, यहां कुत्ते खसी में आ फंसा। लानत है ऐसी नौकरी पर। कहीं मोटर खड्डे में जा पड़े तो हड्डियों का भी पता न लगे। नई मोटर चौपट हो गई। बंगले पर पहुंचकर उसने कपड़े बदले, नाश्ता किया और 8 बजे गजनवी के पास जा पहुंचा। थानेदार कोतवाली में ठहरा था। उसी वक्त वो भी हाजिर हुआ। गजनवी ने वृतांत सुनकर कहा, अमरकांत कुछ दीवाना तो नहीं हो गया है? बातचीत में तो बड़ा शरीफ मालूम होता था, मगर लीडरी भी मुसीबत है। बेचारा कैसे नाम पैदा करे। शायद हजरत समझे होंगे ये लोग तो दोस्त हो ही गए, अब क्या फिक्र। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। और जिलों में भी तो शोरिश है, मुमकिन है वहां से ताकीद हुई हो। सूझिए इन सभी को दूर की। हक ये है कि किसानों की हालत नाजुक है। यों भी बेचारों को पेट भर दाना न मिलता था, अब तो जिनसें और भी सस्ती हो गई। पूरा लगान कहाँ, आधे की भी गुंजाइश नहीं है। मगर सरकार का इंतजाम तो होना ही चाहिए। हुकूमत में कुछ न कुछ खौफ और रौब का होना भी जरूरी है, नहीं उसकी सुनेगा कौन। किसानों को आज यकीन हो जाए कि आधा लगान देकर उनकी जान बच सकती है तो कल वो चौथाई पर लड़ेंगे और परसों पूरी मुआफी का मुतालबा करेंगे। मैं तो समझता हूं आप जाकर लाला अमरकांत को गिरफ्तार कर लें। एक बार कुछ हलचल मचेगी, मुमकिन है 2-4 गांवों में फसाद भी हो, मगर खुले हुए फसाद को रोकना उतना मुश्किल नहीं है जितना इस हवा को। मवाद जब फोड़े की सूरत में आ जाता है तो उसे चीर कर निकाल दिया जा सकता है, लेकिन वही दिल दिमाग की तरफ चला जाए तो जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। आप अपने साथ सुपरिंटेंडेंट पुलिस को भी ले ले और अमर को दफा 124 में गिरफ्तार कर ले। उस स्वामी को भी लीजिए। दरोगा जी, आप जाकर साहब बहादुर से कहिए तैयार रहें। सलीम ने व्यथित कंठ से कहा, मैं जानता कि यहां आते ही आते इस अजाब में जान फंसेगी तो किसी और जिले की कोशिश करता। क्या अब मेरा तबादला नहीं हो सकता? थानेदार ने पूछा, हुजूर कोई खत न देंगे? गजनबी ने डांट बताई, खत की जरूरत नहीं है, क्या तुम इतना भी नहीं कह सकते? थानेदार सलाम करके चला गया तो सलीम ने कहा, आपने इसे बुरी तरह डांटा, बेचारा रुआं सा हो गया।
आदमी अच्छा है। गजनवी ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, बहुत अच्छा आदमी है। रसद खूब पहुंचाता होगा, मगर रियाया से उसकी 10 गुनी वसूल करता है। जहां किसी मातहत ने जरूरत से ज्यादा खिदमत और खुशामद की, मैं समझ जाता हूं कि ये छटा हुआ गुर्गा है। आपकी लियाकत का ये हाल है कि इलाके में सदा वारदातें होती हैं, एक का भी पता नहीं चलता। इसे झूठी शहादतें बनाना भी नहीं आता, बस खुशामद की रोटियां खाता है। अगर सरकार पुलिस का सुधार कर सके तो स्वराज्य की मांग 50 साल के लिए टल सकती है। आज कोई शरीफ आदमी पुलिस से सरोकार नहीं रखना चाहता। थाने को बदमाशों का अड्डा समझकर उधर से मुंह फेर लेता है। ये सीगा इस राज का कलंक है। अगर आपको अपने दोस्त को गिरफ्तार करने में तकल्लुफ हो तो मैं डीएसपी को ही भेज दूं। उन्हें गिरफ्तार करना अब हमारा फर्ज हो गया है। अगर आप ये नहीं चाहते कि उनकी जिल्लत हो तो आप जाइए, अपनी दोस्ती का हक अदा करने ही के लिए जाइए। मैं जानता हूं आपको सदमा हो रहा है, मुझे खुद रंज है। उस थोड़ी देर की मुलाकात में ही मेरे दिल पर उनका सिक्का जम गया। मैं उनके नेक इरादों की कद्र करता हूं, लेकिन हम और वो 2 कैंपों में हैं। स्वराज्य हम भी चाहते हैं, मगर इनकलाब की सूरत में नहीं। हालांकि कभी कभी मुझे भी ऐसा मालूम होता है कि इनकलाब के सिवा हमारे लिए दूसरा रास्ता नहीं है। इतनी फौज रखने की क्या जरूरत है जो सरकार की आमदनी का आधा हजम कर जाए? फौज का खर्च आधा कर दिया जाए तो किसानों का लगान बड़ी आसानी से आधा हो सकता है। मुझे अगर स्वराज्य से कोई खौफ है तो ये कि मुसलमानों की हालत कहीं और खराब न हो जाए। गलत तवारीखें पढ़ पढ़कर दोनों फिरके एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं और मुमकिन नहीं कि हिंदू मौका पाकर मुसलमानों से पुरानी अदावतों का बदला न लें। लेकिन इस ख्याल से तसल्ली होती है कि इस 20वीं सदी में हिंदुओं जैसी पढ़ी लिखी जमात मजहबी गरोहबंदी का पनाह नहीं ले सकती। मजहब का दौर तो खत्म हो रहा है, बल्कि यूं कहो कि खत्म हो गया। सिर्फ हिंदुस्तान में उसमें कुछ कुछ जान बाकी है। ये तो दौलत का जमाना है। अब कौम में अमीर और गरीब, जायदाद वाले और बरभुके अपनी अपनी जमाअतें बनाएंगे। उनमें कहीं ज्यादा खूनेंजी होंगी, कहीं ज्यादा तंगदिली होगी। आखिर 1-2 सदी के बाद दुनिया में एक सल्तनत हो जाएगी। सबका एक कानून, एक निजाम होगा। कौम के खादिम कौम पर हुकूमत करेंगे। मजहब शख्सी चीज होगी। ना कोई राजा होगा, ना कोई प्रजा। फोन की घंटी बजी। गजनवी ने चौंगा कान से लगाया। मिस्टर सलीम, कब चलेंगे? गजनवी ने पूछा। आप कब तैयार होंगे? मैं तैयार हूं, तो 1 घंटे में आ जाइए। सलीम ने लंबी सांस खींचकर कहा, तो मुझे जाना ही पड़ेगा? बेशक, मैं आपके और अपने दोस्त को पुलिस के हाथ में नहीं देना चाहता। किसी हीले से अमर को यहीं बुला क्यों न लिया जाए? वो इस वक्त नहीं आएंगे। सलीम ने सोचा, अपने शहर में जब ये खबर पहुंचेगी कि मैंने अमर को गिरफ्तार किया तो मुझ पर कितने जूते पड़ेंगे। शांति कुमार तो नोच ही खाएंगे और सकीना तो शायद मेरा मुंह देखना भी पसंद न करे। इस ख्याल से वो कांप उठा। सोने की हंसियां न उगलती बनती थी न निकलती। उसने उठकर कहा, आप डीएसपी को भेज दें, मैं नहीं जाना चाहता। गजनवी ने गंभीर होकर पूछा, आप चाहते हैं कि उन्हें वहीं से हथकड़ियां पहनाकर और कमर में रस्सी डालकर 4 कांस्टेबलों के साथ लाया जाए और जब पुलिस उन्हें लेकर चले तो उसे भीड़ को हटाने के लिए गोलियां चलानी पड़े? सलीम ने घबराकर कहा, क्या डीएसपी को इन सख्तियों से रोका नहीं जा सकता? अमरकांत आपके दोस्त हैं, डीएसपी के दोस्त नहीं। तो फिर आप डीएसपी को मेरे साथ न भेजें। आप अमर को यहां ला सकते हैं? दगा करनी पड़ेगी। अच्छी बात है, आप जाइए, मैं डीएसपी को मना किए देता हूं। मैं वहां कुछ कहूंगा ही नहीं, इसका आपको अख्तियार है। सलीम अपने डेरे पर लौटा तो ऐसा रंजीता था गोया अपना कोई अजीज मर गया हो। आते ही आते उसने सकीना, शांति कुमार, लाला समरकांत, नैना सबों को एक एक खत लिखकर अपनी मजबूरी और दुख प्रकट किया। सकीना को उसने लिखा, मेरे दिल पर इस वक्त जो गुजर रही है वो मैं तुमसे बयान नहीं कर सकता। शायद अपने जिगर पर खंजर चलाते हुए भी मुझे इससे ज्यादा दर्द न होता। जिसकी मोहब्बत मुझे यहां खींच लाई, उसी को आज मैं इन जालिम हाथों से गिरफ्तार करने जा रहा हूं। सकीना, खुदा के लिए मुझे कमीना, बेदर्द और खुदगरज न समझो। मैं खून के आंसू रो रहा हूं, इसे अपने आंचल से पोंछ दो। मुझ पर अमर के इतने एहसान हैं कि मुझे उसके पसीने की जगह अपना खून बहाना चाहिए था, पर मैं उनके खून का मजा ले रहा हूं। मेरे गले में शिकारी का तौक है और उसके इशारे पर मैं वो सब कुछ करने पर मजबूर हूं जो मुझे ना करना लाजिम था। मुझ पर रहम करो सकीना, मैं बदनसीब हूं। खानसामा ने आकर पूछा,
हुजूर खाना तैयार है। सलीम ने सिर झुकाए हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। खानसामा पूछना चाहता था, हुजूर की तबीयत कैसी है? मेज पर कई लिखे खत देखकर डर रहा था कि घर से कोई बुरी खबर तो नहीं आई। सलीम ने सिर उठाया और हसरत भरे स्वर में बोला, उस दिन वो मेरे एक दोस्त नहीं आए थे, वही देहातियों की सी सूरत बनाए हुए? वो मेरे बचपन के साथी हैं। हम दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ा। घर के लखपति आदमी हैं, बाप है, बाल बच्चे हैं। इतने लायक हैं कि मुझे उन्होंने पढ़ाया। चाहते तो किसी अच्छे ओहदे पर होते। फिर उनके घर ही किस बात की कमी है, मगर गरीबों का इतना दर्द है कि घर बार छोड़कर यहीं एक गांव में किसानों की खिदमत कर रहे हैं। उन्हीं को गिरफ्तार करने का मुझे हुक्म हुआ है। खानसामा और समीप आकर जमीन पर बैठ गया। क्या कसूर किया था हुजूर उन बाबू साहब ने? कसूर कोई नहीं, यही कि किसानों की मुसीबत उनसे नहीं देखी जाती। हुजूर ने बड़े साहब को समझाया नहीं? मेरे दिल पर इस वक्त जो कुछ गुजर रही है वो मैं ही जानता हूं हनीफ। आदमी नहीं, फरिश्ता है। ये है सरकारी नौकरी। तो हुजूर को जाना पड़ेगा? हां, इसी वक्त। इस तरह दोस्ती का हक अदा किया जाता है। तो उन बाबू साहब को नजरबंद किया जाएगा हुजूर? खुदा जाने क्या किया जाएगा। ड्राइवर से कहूं मोटर लाए, शाम तक लौट आना जरूरी है। जरा देर में मोटर आ गई। सलीम उसमें आकर बैठा तो उसकी आंखें सजल थीं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 44वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।